आपका कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मॉडल बनाया जाए। एक मॉडल एक क्रॉप, एक क्रॉप। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो इसी को बोलते हैं। तो जब तक आप उसको जिएंगे नहीं तब तक खेती आपको आमदनी नहीं देगी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है छत्तीसगढ़ के नाम पे है। देसी टमाटर लीजिए, देसी चीज़ें लीजिए, तो ऐसा नहीं है। ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। हाइब्रिड फ्रूट्स में ये बात कही जाती है उनमें टेस्ट नहीं होता है। गूगल ने अभी कुछ दिन पहले ही एग्री के लिए स्पेसिफिक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें वो प्रोडक्ट्स के लिए सबके दावा किया जाता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? ऐसा है नहीं। इफ्लुएंट कई सारे आ गए जिसमें डुबा देने से वो कम से कम टॉक्सिन्स वो ले रहा है, इसकी गारंटी वो अपने आप को कैसे दे सकता है? कई बार ये मिथ्स रहते हैं। बस्तर में जो है कुछ महिलाएं हैं जो बस्तर पपई के नाम से ब्रांड करके पपीता मार्केट कर रही है। वो क्या गेम चेंजर स्टेप हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ को एक ग्रीन स्टेट का दर्जा दिला सकता है? प्रकृति का नियम है। अगर आपको एक दिन का कृषि मंत्री बनाया जाए छत्तीसगढ़ या भारत का, तो आप क्या रिफॉर्म करेंगे? नमस्ते। सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया यूज़ेट के पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हम ऐसे कंटेंट दें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल भी है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक एग्रीप्रेन्योर से। आज का जो पूरा कॉन्वर्सेशन होने वाला है वो सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है जो इस फील्ड को बिलोंग करते हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी इस पूरे कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर आएंगी। सो लेट्स वेलकम टुडेज़ गेस्ट मिस्टर अरविंद अग्रवाल। नमस्ते अरविंद जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपका जो, अगर फील्ड की बात करें, आपका जो प्रोफाइल देख रहे थे हम, आज आपसे क्वेश्चंस पूछने थे, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बातें करनी थी। तो आपका 29 इयर्स की आपकी जर्नी है इस फील्ड में, और आपने जब शुरू किया तब आपने ट्रेडिशनल फार्मिंग से शुरू किया था, और आज मॉडर्न फार्मिंग का ज़माना है, टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। बट एक ले पर्सन को मॉडर्न फार्मिंग का मतलब समझ में आता है कि बैलगाड़ी हट गई, ट्रैक्टर आ गया है, ड्रोन आ गए हैं, या इरिगेशन की कुछ टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। बट एक्चुअल मॉडर्न फार्मिंग क्या है? करेक्ट। तो ये सामयिक सवाल है, और जिस वक्त हम लोगों ने इसको शुरू किया और जिस वक्त हम जुड़े तो वो ट्रेडिशनल फार्मर नहीं थे, थोड़े से एडवांस फार्मर थे जिनके साथ हम लोगों ने जुड़े। एडवांस का मतलब जो आज की टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूज्ड फार्मिंग अलग हो गया, और एक जो फार्मिंग है वो अलग हो गया। बट चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड से था तो मुझे एग्रीकल्चर की किताबें पढ़ने का मौका मिला, और किताबों में उस समय भी लिखा हुआ था कि फसल को क्या चाहिए। अगर कहीं आप उसको सही टाइम पे देते हैं, उसको सही तरीके से देते हैं, सही मात्रा में देते हैं, तो वही एडवांस फार्मिंग है। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब ये है कि आपने पीढ़ियों से जो सीखा है, जो आपके पूर्वजों ने बताया है कि आपको क्या उगाना है, कैसे उगाना है, आप यदि उसको फॉलो करते हैं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो गया। मतलब एक रूल बुक पहले से है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो सोचा हुआ है, पिता ने सिखाया, दादा ने सिखाया, उसको वो करते जा रहे हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल कैटेगरी में आ सकता है। अभी आप पिछले 25-30 सालों को देखेंगे तो 30 सालों में 2 जनरेशन आ चुकी है, और इन 2 जनरेशन ने वो ट्रेडिशन को ही चेंज कर दिया। तो अभी उस वक्त जो एडवांस फार्मिंग था वो आज की तारीख में ट्रेडिशनल फार्मिंग कहलाता है। अभी ड्रोन और इसका जो आपने नाम लिया, अब ये उनकी जगह लेने लगे हैं। पहले वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एडवांस माना जाता था, अभी कंप्यूटर कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम्स आ गए हैं। गूगल ने अभी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक कुछ समय पहले ही, एग्री के लिए स्पेसिफिक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें वो सैटेलाइट से इमेज लेके वो क्रॉप सजेशंस दे रहे हैं, और उस फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी एग्रीकल्चर उसको ले सकता है। मतलब किस एरिया में कौन सी क्रॉप की ज़्यादा होगी, इस तरीके से? उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक खेत है, खेत का उन्होंने इमेज लिया और वो उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं सैटेलाइट से। तो उसमें जो क्रॉप उगा है उसका स्टेज क्या है, उसमें वाटर स्ट्रेस तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है। फिर उसको मौसम की जानकारी से जोड़ दिया कि मौसम किस तरीके से परिवर्तन होने वाला है, उसका उस क्रॉप पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो होल पैकेज है ये। उसको समझने के लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि जो भी इस फील्ड में जो एग्रीप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन लोगों को जब ये आते हैं तो ये बेसिक जानकारी तो लेकर के आनी चाहिए, लेकिन 3 मस्ट ऐसी चीज़ें क्या हैं कि जो लेस होकर के आए, उस इन्फॉर्मेशन से लेस होकर आए, तो इनिशियल लेवल पर या आगे भी उनको सक्सेस मिले इस फील्ड में? तो जैसे कि एजुकेशन में सिस्टम में है कि आपको पहले प्राइमरी करना है, फिर मिडिल करना है, फिर आप कॉलेज की ओर जाएंगे।
तो ये जो सिस्टम है इसी तरीके से एग्रीकल्चर में है। पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन कब होना चाहिए, फ्रूटिंग स्टेज क्या होता है, उस समय क्या क्या स्ट्रेसेस आते हैं, किस तरीके से फ्रूट फ्लाइज जो है हमला करते हैं, या कौन सी बीमारियां आती है। बेसिक बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए कि उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। तो बेसिक तो ये इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर का बेसिक होना जरूरी है। तो क्लास 1 ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपके पास सफिशिएंट मार्केटेबल पैदा करने के लिए, उत्पाद लेने के लिए फ़ंड होना चाहिए कि जिसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो इतना माल निकले कि उसको आप मार्केट तक पहुंचा सकें। अगर मान लीजिए आपके पास रोज़ का 200-500 किलो कोई टमाटर निकल रहा है, तो 500 किलो को बाज़ार तक ले जाने के लिए आपका जो लागत होगा वही आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। या खेत अगर आपने लिया हुआ है और खेत आपका 100 किलोमीटर है आपके घर से, तो आपके आने जाने का खर्चा ही जस्टिफाई नहीं होगा। तो जब तक वो लिंकेज नहीं रहे, वो पैसे का और प्रोजेक्ट का प्रॉपर स्टडी नहीं रहे, तब तक इस फील्ड में नहीं रखना चाहिए। कई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, तो अगर कहीं 5000 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लोग एग्रीकल्चर में डाइवर्ट होते तो शायद 5 लोग सफल होते हैं। तो वो 5 लोग जो सफल होते हैं वो लाइमलाइट में रहते हैं, तो बाकी लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो असफल होते हैं वो यही फार्मिंग तो बिल्कुल बहुत इजी काम है। तो पहला बेसिक नॉलेज उनको नहीं है, पहला वाला पार्ट मिसिंग है। सेकंड वाले पार्ट में उनको लगता है कि 30 एकड़ खेत है, 10 एकड़ खेत है, मेरे को 10,000 रुपये एकड़ में मिल रहा है, तो कितना ही पैसा लग रहा है, जबकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है मार्केटेबल साइज़ बनाने के लिए। तो ये दूसरा है। तीसरा है कि आपको उसमें तन मन धन से लगना है, दिलो जान से जुड़ना है। अगर कहीं आपने उसको पार्ट टाइम बनाया खेती को, तो खेती पार्ट टाइमर को अलाउ नहीं करता है। तो जब तक आप उसको जिएंगे नहीं खेती को, तब तक खेती आपको आमदनी नहीं देगी। आपने कहा सीड की बात करी, कोई भी फार्मर फार्मिंग करना चाहे या घर पर भी अगर हम बात करें कि हमारे किचन गार्डन में कुछ हमको लगाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सीड यानी कि बीज, और उसी में आपकी स्पेशलिटी भी है। तो कोई भी फार्मर या एक ले पर्सन जब सीड लेने जाते हैं तो क्या पहचान है कि ये अच्छा सीड है? क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत मिलते हैं, पैकेट्स में सीड्स आते हैं, तो आप पता भी नहीं कर सकते कैसे सीड्स हैं। तो क्या पहचान है कि ये अच्छा सीड होगा? तो पहला तो ये है कि सीड रेगुलेटेड बिजनेस है, तो उसमें जब भी कोई भी सीड बेच रहा है तो ट्रूथफुल लेबल होता है या सर्टिफाइड सीड होते हैं। तो वो पैकेट पे लिखा रहता है ट्रूथफुल लेबल। ट्रूथफुल लेबल लिखा रहता है। अगर ट्रूथफुल लेबल लगा है तो उसमें डिक्लेरेशन रहता है कि मिनिमम जर्मिनेशन क्या होगा, उसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, तो उसके बिना वो बेच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा फार्मर को देखने जैसे हॉलमार्क जो होता है उस तरीके से फार्मर के एंगल से अगर देखेंगे। दूसरा, फार्मर कभी भी सीड जो है 2 रुपये की कीमत रखता है पूरे वैल्यू चेन में। अगर एक फार्मिंग में खेती करने जा रहा हूँ, 100 रुपये खर्चा करता हूँ, तो हार्डली 2 रुपये में सीड में डालता हूँ। बाकी जो खर्चा है लेबर का है, मेरा इरिगेशन का है, खाद दवा पानी का है, उसमें जो पैसा लग रहा है उसके ब्याज का है, बाकी इनपुट्स का खर्चा ज़्यादा है, ट्रैक्टर का, बाकी इनपुट्स का खर्चा ज़्यादा है। तो 2 रुपये के लिए 98 रुपीज़ और 1 साल या 6 महीना जो भी क्रॉप का साइकिल है वो फार्मर का रिस्क में लग रहा है। कोई भी फार्मर जो है 2 रुपये के लिए ये 98 रुपीज़ को रिस्क में नहीं लेगा। तो फार्मर तो सबसे पहले क्या करता है कि टेस्ट करता है छोटे एरिया में कि ये सीड कैसा है, क्या है। अब कोई नया फार्मर आया है, पहली बार खेती कर रहा है, तो उसको तो किसी नाम और ब्रांड के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि नाम ब्रांड अपने ब्रांड के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। या उस एरिया में जो फार्मर उगा रहे हैं उनसे बात करके उनको समझना पड़ेगा कि क्या चलेगा। आप बता रहे हैं कि फार्मर सीड को कैसे वो करता है, बट अगर वो जब पहली बार लेने जा रहा है, पहली बार लेने के जा रहा है, तो उसको चूंकि वो देख नहीं सकता है, उसको देख के समझ नहीं सकता है। तो जब वो खरीद के लेके आए तो उसको एक 100 सीड लगा के देखना पड़ेगा कि उसमें से कितने उग रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप देख के समझ जाएं? आप सीड को देख के कैमरे से नहीं बता सकते हो, आँख से नहीं बता सकते कि सीड अच्छा है या ख़राब है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसलिए वो जो ट्रूथफुल लेबल है उस पर भरोसा करना पड़ता है। और दूसरा, मार्केट में अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो फार्मर का एक्सपीरियंस है, उस पर भरोसा करना पड़ता है नए के लिए। एक बार आप आ गए तो आपने क्या करना है कि आपको जो है आपका जितना भी एरिया है उसका 10% या 15% एरिया अलग रखना है, जो कि डिफरेंट सीड्स को आप टेस्ट करोगे। मान लीजिए अगर कहीं आपने 5 नए तरीके के सीड लेके आए और आप 9 एकड़ में उगा रहे हो, 10 एकड़ में उगा रहे हो, तो आपको ½ एकड़ जो है उसमें वो ट्रायल करना है, 2-2 लाइन लगा देना है, देखना है कि जो आप बाकी में फसल आ रही है और इस फसल में क्या डिफरेंस है।
मेरे को इकोनॉमिक फ़ायदा रहेगा तभी फ़ायदा है। अब अगर बात करें हम कि घर के लिए अगर कहीं मुझे सीड ले रहे हैं तो क्या करना है, तो घर के लिए ट्रूथफुल लेवल वाला सीड लेंगे वो बहुत सारा हो जाता है। तो कई बार जो है इसमें अगर कहीं आप मार्केट में जाएंगे तो वही पैकेट्स को छोटे दुकानदार छोटा करके बेचते हैं, हालांकि अलाउड नहीं है पर वो मिल जाता है। लेकिन घर में यूजुअली ऐसे भी करते हैं हम कि जैसे हमने आज कोई पपीता लेकर आए, उसके अंदर वो पपीता बहुत टेस्टी लगता है, Correct. तो उसमें से जो बीज बचते हैं हम उस बीज को डाल देते हैं। Correct. अमरूद हुआ, आम हुआ या धनिया हुआ, ये ऐसी चीज़ें हम, तो ये भी इक्वली ठीक होते हैं या इनको और बेटर किया जा सकता है? करेक्ट। तो अगर कहीं ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे ख्याल से जितने भी लोग जानना चाहेंगे वो यही जानना चाहते हैं कि हमने तो बढ़िया बड़ा वाला और मीठा वाला पपीता लेके आया था, बीज लगाया तो वो हुआ ही नहीं, या उसमें प्लांट नहीं आते हैं या फ्रूट नहीं आते हैं। प्लांट हुआ नहीं, फ्रूट नहीं आया भी तो वो उतना मीठा नहीं था, तो वो लोग इंजेक्शन लगा के देते होंगे। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा थॉट आता है, ऐसा है नहीं। अच्छा। तो अगर कहीं वेजिटेबल्स को लेंगे तो दो तरीके की वैरायटीज़ होती हैं। एक है जो कि नेचुरल पॉलिनेशन होता है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, वो खुद से पॉलिनेट करके वो फ्रूट बनाती हैं, तो वहाँ पे आप उस सीड को उगाएंगे तो सेम होगा। कुछ होते हैं जिसमें पेरेंट आइडेंटिफाइड रहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं रहते हैं, जिसको हम F1 बोलते हैं। तो वो अगर कहीं है तो उसका यदि आप लगाएंगे तो वो सेग्रीगेट करेगा, अलग निकलेगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन अलग रहेगा। जैसे ह्यूमन में है, कॉम्प्लेक्स जीन है, तो आइडेंटिकल माँ बाप जैसे बच्चे नहीं होते हैं। तो वैसे ही अगर आप फ्रूट को लेंगे तो फ्रूट का कोई भी बीज आप लगाओगे तो जो आप फ्रूट लेके आए हो वैसा निकलेगा ही नहीं, गारंटीड। वो कुछ और निकल सकता है। यही नेचुरल है, यही नेचुरल है उसका। बिल्कुल ठीक तो उसमें वो सेग्रीगेशन होगा, उसमें से फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन मेरे काम का है। हो सकता है कि आपको बड़ा फ्रूट मिल जाए, हो सकता है छोटा मिल जाए, हो सकता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स मिल जाए, हो सकता है कम फ्रूट मिले। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो है उसको जो फ्रूट लेके आए हैं उसको जब आप लगा रहे हैं तो उसके बाद वो सेग्रीगेशन कैसा हो रहा है। हाइब्रिड फ्रूट्स में ये बात कही जाती है, हाइब्रिड वेजिटेबल्स में उनमें टेस्ट नहीं होता है, दिखते तो वो बहुत सुंदर हैं। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है जो लोग भी देख रहे हैं ये सब इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे। करेक्ट। कि जो पपाया हम लोग पहले खाते थे, या आज भी अगर हम देखें कि एमपी के रीजन में या तरबूज खरबूज जो रेत वाला जो हिस्सा होता है नदियों के किनारे पर, वो जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी नहीं, इवन खुशबू भी, जो फलों की जो नेचुरल खुशबू होती है कि अगर घर के अंदर अमरूद रखा हुआ है तो दूसरे कमरे से भी वो महक से समझ में आता है कि वहाँ अमरूद रखा है। बट हाइब्रिड में ये नहीं देखा जाता, ये जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसका? टेक्निकली जो है जवाब देने के पहले एक सिंपल आपको बताऊंगा मैं कि जब भी पपाया लें तो आप गोल वाला मत लीजिए, लंबा वाला लीजिए। अच्छा। तो लंबा वाला शर्तिया मीठा ही निकलेगा, पहला ये मतलब रहस्य है जी। आप बोल लीजिए या आप टेस्ट करके देखिएगा कभी भी, या जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो टेस्ट करके देखेंगे तो। अच्छा, मतलब शेप देख करके लें। और जैसे कलर का भी होता है, कई बार जैसे ग्रीन दिखता है वो, हाँ, जरूरी नहीं है कि अंदर से कच्चा हो या पक्का हो। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि आपको लंबा लेना है, फ्रूट लेने जा रहे हैं। अब इसका रीज़न समझते हैं, साइंटिफिक। पपाया, अभी पहले पपाया की बात कर लेते हैं। तो जब भी पपाया में आप लेंगे तो हर्मोफ्लोराइड फ्लावर्स होते हैं, जो हर्मोफ्लोराइड रहेंगे वो फ्रूट आपको मीठा मिलेगा। अच्छा, वो लंबा फ्रूट होता है, नाम इंसान नहीं पहचान पाएगा इसीलिए लंबा और गोल। तो आपको लंबा लेना है। ठीक है। उसका रीज़न रहता है कि अगर कहीं मेल का फ्रूट बना हुआ है जो गोल होता है उस पर मिठास नहीं रहेगी। ओके। तो ये प्रकृति का नियम है, ये हम आपने नहीं बनाया है, किसी किसान ने नहीं बनाया है। दूसरा, जब भी आप बारिश में फल लेंगे या बारिश ख़त्म होने के बाद फल लेंगे तो वो फीका होगा। अच्छा। बारिश ज़्यादा हुआ या पानी ज़्यादा दे दिया किसी किसान ने तो वो सेम पेड़ रहेगा, सेम प्लांट रहेगा। एक आपके यहाँ लगा है, एक मेरे यहाँ लगा है, मैं उसको आधा लीटर पानी दे दिया और आपने 200 ml पानी दिया, तो प्लांट को ऊपर इंटेक करने के लिए जो पानी है वो कितना मिलेगा कि मेरे पास आधा लीटर मिला, आपके पास 200 ml ही मिल रहा है। तो वो प्लांट जो है पानी को लेके फ्रूट के अंदर ही डालेगा, तो उसकी मिठास डाइल्यूट हो जाएगी। मिठास डाइल्यूट हो गई। अब वो एक ही प्लांट दोनों जगह लगा हुआ है, बोलते हैं कि यार ये इसमें मीठा नहीं आता है।
तो किसान कई बार क्या होता है कि उसको जल्दी बड़ा करने के चक्कर में ज़्यादा पानी दे ज़्यादा देता है पानी दे देते हैं। कि भाई पानी दो, बड़ा हो जाएगा जल्दी, तो मेरा 2 दिन का खाद बचेगा या दवाई बचेगी। तो उस केस के लिए वो उसको बड़ा करने के लिए देते हैं, इसलिए फीका कई बार मिलता है आपको। तो अगर कहीं आप देखेंगे यहाँ से छत्तीसगढ़ से ही जो मीठे फल हैं वो 400-500 रुपये केजी में भी दिल्ली एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ बचता नहीं है और प्रीमियम शॉप्स में लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो एक कॉमन फिनोमिना थॉट आ गया कि वो हाइब्रिड है। बेसिकली वो फ्रूट हाइब्रिड नहीं है, वो फ्रूट तो ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टेड प्लांट से पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दुकानदार ज़्यादा पैसे में बेच रहा है तो वो यकीनन अच्छा ही फल होगा, ऐसा मान सकते हैं? गारंटी तो नहीं ले गारंटी सकते तो नहीं नहीं, है, पर हाँ। लेकिन हाँ एक तरह से कुछ शॉप्स हैं जो ब्रांडेड फ्रूट ही यूज़ करते हैं, जो उन्हीं फार्मर्स का फ्रूट रखते हैं, जो अच्छे से खेती करते हैं, जो देख रेख करते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खरीदते समय। तो आम इंसान के लिए दो चीज़ हो गई कि अगर पपीता लेने जा रहे हैं तो वो लंबा रहे, गोल ना रहे, और जस्ट बारिश के बाद। लेकिन जब रेनी सीजन्स होते हैं तब वहाँ तो लगातार पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो उस वक्त क्या फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए? नॉर्मली उस वक्त फ्रूट आते भी नहीं है मार्केट में, जो भी आते हैं वो दूसरे एरिया से आते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। और एप्पल और टमाटर भी हम देखते हैं कि जब दुकान पे लेने जाते हैं तो कई सब्जियां जैसे जिस तरह से सजाते हैं वो बहुत सुंदर दिखती है, हरी हरी लाल पॉलिश्ड। तो वो हार्मफुल होती हैं या वो नेचुरल होती हैं, कोटेड वैक्स कोटेड होती हैं? क्योंकि एप्पल्स तो हमारे यहाँ होते नहीं हैं, वो बाहर से आते हैं, कोल्ड स्टोरेज में होकर आते हैं। तो किस तरह के एप्पल्स लेने चाहिए और किस तरह की सब्जियां या फल खरीदने चाहिए एक आम इंसान को? तो अगर कहीं आप देखेंगे तो एप्पल और टमाटर की आपने बात की, तो दोनों वैक्स्ड भी अवेलेबल है मार्केट में, और नॉन वैक्स्ड जो स्किन होती है, जो नेचुरल स्किन है, वो भी अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पर आप फ्रूट कोई भी लें, जब आप घर लेके आते हैं तो उसको अच्छे से रिंस कर लें, तो धो लें अच्छे से, ताकि उसके ऊपर जो कोट है वो निकल जाए। या कोई स्प्रे हुआ है, मान लीजिए 2 दिन 4 दिन पहले तोड़ने के, तो आपकी टेबल पे जब आ रहा है, इफ्लुएंट कई सारे आ गए हैं जिसमें डुबा देने से वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके का लेके आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। स्किन चमकदार, स्किन मोटा होना, स्किन पतला होना, ये जेनेटिक चीज़ें हैं और इस तरीके के सारे जीन्स अवेलेबल हैं। अगर आप भारत को लेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ तक में हम आदमियों को भी देखेंगे तो उनके अंदर भी इतने सारे डिफरेंसेस हैं। तो फ्रूट में होना ही है। न्यूट्रिशनल वैल्यू से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम बात करें तो? सिमिलर है, जैसे कि अगर कहीं मान लीजिए अगर 2 व्यक्तियों का जब हम पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं तो उसके स्टैंडर्ड सेम है, तो वैसे ही उनका भी जब हम टेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड सेम रहना है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सेम आनी है। मतलब ये है कि जैसा मिथ होता है कि अगर ये बहुत ही पॉलिश्ड है तो ये इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होगी, या पॉलिश्ड है इसको नहीं लिया जाए, देसी टमाटर लीजिए, देसी चीज़ें लीजिए, तो ऐसा नहीं है। कोई ज़्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, ज़्यादा एग्रेसिव व्यक्ति है और एक शांत व्यक्ति है, तो दोनों का यदि हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड तो एक ही रहेगा, उसी से प्लस माइनस करेंगे, सेम है वहाँ पे। तो मतलब आपका कहना है कि ये न्यूट्रिएंट वैल्यू इस पे इफेक्ट नहीं होती? बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ों में करेगी। अब लाइकोपिन है मान लो टमाटर में, बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो वो बट नेचुरल उसमें ज़्यादा होगा तभी वो आएगा। तो बेसिक चीज़ें नहीं, विटामिन सी है, वो खट्टापन पैदा करेगा ही, तो कुछ चीज़ों में इम्पेक्ट आएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि 1 और 10 का फ़र्क रहे। और सब्जियों को खरीदने में, जैसे फलों को तो आपने खरीदने के लिए बताया कि जब एक आम व्यक्ति फल लेने के लिए जा रहा है तो इन चीज़ों का ध्यान रखे। बाकी अगर सब्जियां खरीदने कोई व्यक्ति जाता है, एक आम व्यक्ति, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्या ऐसी कुछ बारीकियां हैं जिसको ऑब्जर्व करके वो सब्जियां खरीदें? तो मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है कि 98-99 के आसपास की बात होगी, मैं एक मार्केट विज़िट कर रहा था और वहाँ पे एक भाभी जो है वो करेला खरीद रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये छोटा बड़ा वाला जो है ना ये मत दे, अच्छा, ये छोटा छोटा वाला जो रखा है अलग से, ये चाहिए, ये जो है ना ये देसी है। अच्छा, ये सब छोटा बड़ा इधर उधर निकला है, ये वाला देसी नहीं है, वो देशी है। कि देशी का मतलब उन्होंने ओपी का कहना था, ये हाइब्रिड नहीं है, नहीं है ये समझ रहे थे वो।
जबकि छोटे वाले जो एक साइज के रखे थे वो पूरे हाइब्रिड सीड से बने हुए थे, वो हाइब्रिड था, एक जैसे बने एक जैसे बने थे, हाँ। अट्रैक्टिव था। वो छोटा ही बनाया गया था क्योंकि छोटी की लाइकिंग थी, और जो बड़ा छोटा था वो चूंकि ओपन पॉलिनेटेड था, हाँ, तो वो नेचुरल है। तो नेचुरल क्रॉसिंग हुई थी उसमें। छोटे किसान के यहाँ से आया था, तो कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई तिरछा था, कोई सीधा था, तो उस तरीके का फ्रूट था। तो कई बार ये मिथ्स रहते हैं। तो अगर कहीं आप देखें मार्केट में, तो आप जब सब्जी लेने जाएं तो आप ये देखिए कि टेस्ट कोई किसका अच्छा होगा। हाँ, ये अगेन खाना बनाने में, ट्रायल वाली बात है कि आप खाना लेकर बनाने आए। के लिए आपको कौन सा चाहिए। और इसमें भी जो है आज की तारीख में अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं हम, तो किसान जो है वो उसी ब्रोकर को देता है, एक ही ब्रोकर को देता है, और उस ब्रोकर के जो रिटेल बायर रहते हैं जिससे हम लोग सब्जी लेते हैं, वो भी फिक्स रहता है। ओके। तो आप अगर कहीं एक जगह से ले रहे हैं हमेशा, तो उसको पता रहेगा। उसको अगर पूछ लिया आपने कि जिससे रोज़ लेता है उसी से लेके आया है, दूसरे से लेके आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उस फार्मर का नहीं होगा, उस सीज़न में उस फार्मर के यहाँ से नहीं आया है। और अगर जो हाइब्रिड आपने कहा या ग्राफ्टिंग से जब हम कोई सब्जी या फल को उगाते हैं, तो उसमें क्या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? खेती- क्या एडवांटेज है, मतलब जैसे देखा जाए, क्योंकि हम लोग जैसे एक ले पर्सन जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि हाइब्रिड आप लीजिए, उसमें पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसमें टॉक्सिन्स नहीं आते हैं। तो क्या ये ऐसा होता है? तो खेती का तरीका और हाइब्रिड ओपी अलग अलग चीज़ें हो गई। तो ये आप जो बात कर रहे हैं खेती के तरीके पे बात कर रहे हैं कि खेती के तरीके में वो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ कर रहा है, इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहा है। अच्छा, हाइब्रिड का सीड है तो उसमें भी सेम प्रोसेस सेम रहेगा? प्रोसेस farming आप उगाने का प्रोसेस आपके हाथ में है कि आप केमिकल डालोगे या नहीं डालोगे, वो आपके हाथ में है। अगर मैं हाइब्रिड सीड घर में लगाया और उसमें मैंने एक भी दिन कोई खाद नहीं डाला, तो भी वो आना है, ओपी डाला तो भी आना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो इसी को बोलते हैं जिसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग और बैलेंस फार्मिंग कई सारे आजकल शब्द चल रहे हैं। तब प्योर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो आपको फिर जो मेन्योर ले रहे हैं आप, काऊ डंग मेन्योर, तो आप काऊ को कोई मेन्योर मतलब कि खाद की खाद, बात कर रहे हैं जी। कोई एंटीबायोटिक तो नहीं दिया गया है काऊ को, ओके। उसके मेन्योर में वो एंटीबायोटिक का रेसिड्यू तो नहीं है। तो residue वहाँ तक की कोई ट्रेसिंग अगर करे तब तो प्योर ऑर्गेनिक की ओर जाएगा। और प्योर ऑर्गेनिक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक टफ काम है, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक में आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है और आपको कहीं भी 10x का कॉस्ट देना पड़ेगा उसको प्रोक्योर करने के लिए। तो वो मुश्किल है। तो 40 रुपये का टमाटर अगर आपको 400 में मिले और उसकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी हो जाए आपके पास, तब तो आप उसमें जा सकते हैं। तो एक टफ रहता है थोड़ा सा। तो मतलब जो ये दावा करते हैं सब जगह कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आज तो इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए सबके लिए दावा किया जाता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है उस लेवल पर? वो जो दावा कर रहे हैं उसको यदि हम बारीकी में देखेंगे तो गवर्नमेंट के कुछ सिस्टम है, कुछ रूल्स हैं कि आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए तो क्या क्या करने पड़ेंगे। उन नॉर्म्स को फॉलो कर वो रहे हैं। नॉर्म्स फॉलो करके कर रहे होंगे, पर डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। इसमें मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मार्केट में सब तरीके के लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग नहीं भी हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सही जगह आइडेंटिफाई कर लिया, सही लोग आइडेंटिफाई कर लिए, तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर कहीं ये इतना कारगर होता तो आज हम लगभग 30 साल हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। 30 साल में कोई भी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कोई फार्मिंग कम्युनिटी नहीं बन पाया है जो कि बोले लार्ज स्केल पे, 1, 2, 5, 10 एकड़ में तो बहुत लोग कर रहे हैं। लार्ज स्केल पे कोई भी ऐसा फार्मिंग कम्युनिटी नहीं बन पाया है जो कि क्लेम करे कि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हाँ, लोकेशनल एडवांटेज है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का लोकेशनल एडवांटेज है, जगदलपुर का लोकेशनल एडवांटेज है, वहाँ पे ज़रूर इसको आप कर सकते हो इस तरीके। अगर ले पर्सन के हिसाब से वो व्यक्ति जो कुछ खा रहा है, वो भले ही वो ऑर्गेनिक ना हो, वो हाइब्रिड हो, वो मिक्स्ड हो, बट कम से कम टॉक्सिन्स वो ले रहा है, इसकी गारंटी वो अपने आप को कैसे दे सकता है? जो भी फ्रूट्स लाएं उसको प्रॉपरली धो लें, अगर हो सके तो गर्म पानी में डाल के धो लें, थोड़ा हल्का सा वार्म वाटर में कर लें। और उसके बाद फिर बेसिक तो यही है कि उससे आधे चीज़ें निकल जाती हैं। दूसरा, रॉ स्टेज में खाने के बजाय थोड़ा सा बॉइल्ड स्टेज कर लें अगर कहीं, तो उसमें से और एक चांसेस कम। मतलब राइप जब हो जाए तब खाना है? बॉइल करके। बॉइल, ओके। जैसे बॉइल्ड अच्छा, raw में वेजिटेबल खाते हुए बॉइल्ड खाएं। बॉइल्ड खाएं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल का चलन इसलिए चला है। बट फ्रूट्स तो बॉइल नहीं खाए जा फ्रूट सकते। नहीं कर सकते आप, फ्रूट में तो आपको धो के ही खाना है।
तो यही एक तरीका है जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तीसरा, सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, यदि वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सबसे अच्छा है। अभी कई जगह पे हम लोग कम्युनिटी फार्मिंग की भी चर्चाएं सुन रहे हैं कि जिसमें 50 लोग 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक किसी फार्मर को साथ टाई अप कर लेते हैं कि उन 100 घरों में वो फार्मर सीजनल सब्जियां पहुंचाएगा और वो अपने खेत में जरा भी खाद दवा पानी का यूज़ नहीं करेगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ही यूज़ करेगा। तो उस तरीके के भी लोग कर रहे हैं प्रयोग। तो आने वाले समय पे ये और मैच्योर होगा। अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि लाखों फार्मर है, 60% जनता जो है इस पर डिपेंडेंट है खेती पे देश की। तो और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ को जैसे कि धान का कटोरा कहा जाता है, इतनी वैरायटीज़ यहाँ पर धान की उगाई जाती है, तो फिर भी क्यों हमारा स्टेट एक ग्रीन स्टेट बनने के उस पर नहीं पहुँच पा रहा है, या क्या चीज़ ऐसी है जो उसको रोक रही है? क्या स्टेप लेना चाहिए और वो क्या गेम चेंजर स्टेप हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ को एक ग्रीन स्टेट का दर्जा दिला सकता है? तो पिछले 4 दशकों में जो परिवर्तन आया है छत्तीसगढ़ में, लिबरलाइजेशन आया तो कंपनीज़ बढ़ी, प्राइवेट कंपनीज़ बढ़ी जिन्होंने सीड बेचना चालू किया। उसके पहले जो है कम रहते थे। अवेयरनेस आया, टेक्नोलॉजी के आने से एक और परिवर्तन आया, एक और नई चीज़ें आई। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 44 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो धान का एरिया है, और यहाँ का जो बनावट है वो वाटर होल्डिंग की बनावट है ताकि ग्राउंड जो वाटर है वो भी रिच रह सके। इसलिए यहाँ धान की खेती हमारे पूर्वजों ने लेके आए यहाँ पे, कि क्योंकि स्ट्रेट है, अगर कहीं धान के खेत नहीं रहेंगे तो आधी जनता पानी नहीं होने के कारण उनको तकलीफ़ हो जाएगी। तो रिचार्जिंग यूनिट का काम करते हैं ये धान के खेत। 90 दिन तक के पानी भरा हुआ है, 50 दिन तक पानी भरा हुआ है, 30 दिन तक पानी भरा हुआ है, तो वो पानी जो है रिचार्ज होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि धान क्यों है। अगर ग्रीनरी की बात करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है आज की तारीख में, शिमला मिर्च ले लीजिए या भटा, एक प्लांट, ब्रिंजल जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, उसकी बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है छत्तीसगढ़ के नाम पे है ब्रिंजल के लिए, ब्रिंजल प्रोडक्शन के लिए। ओह, पर एकड़ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक टाइम था जब छत्तीसगढ़ में बाहर से सब्जियाँ आती थी। अच्छा। अभी यहाँ से बाहर जाती है। तो छत्तीसगढ़ एक्सपोर्टिंग स्टेट है। अगर कहीं आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करेंगे, राइस में तो था ही, तो अब पहले जो बैरन लैंड यूज़ नहीं होती थी वो अभी सब्जियों की खेती में यूज़ होने लगी है। धान के खेत को सब्जी का खेत बनाना उचित नहीं है, इसलिए सब्जियों के खेत के लिए भी स्कोप है। तो अब लोग कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि लोग जो है स्ट्रॉबेरी की खेती में आ रहे हैं या गुआवा की खेती में आ रहे हैं, फ्रूट्स की खेती में आ रहे हैं। बस्तर में जो है कुछ महिलाएं हैं जो बस्तर पपई के नाम पे ब्रांड करके पपीता मार्केट कर रही है, जिसमें वो गारंटी देती है कि सारे पपीते लंबे होंगे, मतलब मीठे होंगे, और दिल्ली तक के वो काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है लोग कर रहे हैं। तो मशरूम भी बहुत है यहाँ पर। मशरूम है, मशरूम का बड़ा गढ़ है। तो ये एक्सपोर्टिंग स्टेट हो गया है आज की तारीख में। जहाँ तक बात है कि इसको स्टेप वाइज इस छत्तीसगढ़ को कैसे और एग्रीकल्चर में आगे बढ़ाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक क्लस्टर घोषित कर देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर घोषित करने से क्या होगा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए मौसम, ज़मीन की उपलब्धता, लोगों की स्किल सेट, मार्केटिंग की फैसिलिटी, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे रहेगी। मान लीजिए आपने रायपुर ज़िला को वावा के लिए घोषित कर दिया, तो रायपुर ज़िला में वावा से रिलेटेड उसके रॉ मटेरियल के सेल्स से लेके उसके फिनिश प्रोडक्ट के सेल्स तक के पूरा वैल्यू चेन रहेगा। तो क्या होगा कि फार्मर को कहीं जाना नहीं है, एक जगह पे जाना है, वहाँ पे उनने अपना सारा माल रखना है। वहाँ जिस जिस काम के लिए, जूस के लिए है तो जूस वाला ले जाएगा, घर के खाने के लिए तो घर के खाने वाला ले जाएगा, एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट के लिए ले जाएगा। तो एक मॉडल आपका कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मॉडल बनाया जाए। एक मॉडल, एक क्रॉप, एक क्रॉप के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, तो फोकस्ड रहेगा। अदर दिन पैडी को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो तो तो अदर दिन पैडी आप एक क्रॉप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो उसमें मास्टरी आते जाएगी। जैसे आपकी मास्टरी है इस फील्ड में, जी। तो वो आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, तो वैसे वहाँ के फार्मर सीखते जाएंगे।
तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट को देखते हुए कौन सा ऐसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ पर यहाँ सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा कोई चीज़ नहीं। होना तो सब जैसे होने को तो मटर भी हो सकती है, मटर हो सकती है, पर टेस्ट मटर नहीं है। मटर के लिए, टेस्ट के लिए यदि आपको जाना है तो जो उस तरीके की क्लाइमेट वाली कंडीशंस है जो अपर एरिया पे है, छत्तीसगढ़ में भी कई अपर एरियाज़ हैं, लेटीट्यूड देखना पड़ेगा आपको कि किस सी लेवल से कितना ऊपर है, तो वहाँ पे होगा। तो वैसे इस सिचुएशन पे कर सकते हैं। तो जो मैंने बोला ना कि इस एक डिस्ट्रिक्ट को आपको आइडेंटिफाई करके करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ना पड़ेगा उसको। अगर आपको एक दिन का कृषि मंत्री बनाया जाए छत्तीसगढ़ या भारत का, तो आप क्या रिफॉर्म करेंगे? मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल। मोस्ट अंडररेटेड क्रॉप छत्तीसगढ़ की क्या है? क्रॉप, अंडररेटेड क्रॉप तो कोई भी नहीं है। किसी भी एग्री स्टार्टअप को लिए स्टार्ट करने के लिए 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, लगे रहने का उसको मादा होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको डिसिप्लिन चाहिए। और अगर इस फील्ड में ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपको क्या सीजन या फिर हैबिट, किस पर फोकस होना चाहिए? हैबिट। अगर फेलियर मिलता है तो फेलियर में कैसे उसको फेस करना चाहिए? फियर और लेसन? उसको लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। एक वर्ड में अगर एग्रीप्रेन्योर को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या होगा? एग्रीप्रेन्योर को यदि आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है तो सबकी लाइफ को कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाने वाला, चाहे सेहत के मामले में हो या धन के मामले में हो। ओके। और इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इंस्टिंक्ट और इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर, साइंस और आर्ट? बोथ। जिंदगी प्लान्ड और अनस्क्रिप्टेड? अनस्क्रिप्टेड। तो थैंक यू अरविंद जी। ये टॉपिक इतना वास्ट है, इतना इंटरेस्टिंग है कि ना सिर्फ जो इस फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी जानकारियां हैं, नॉलेज है, इवन एक आम इंसान के लिए भी इस फील्ड से जुड़ने के लिए बहुत सारी जानकारियां आज की इस कॉन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ समझ में आई है, और बहुत कुछ अभी बाकी भी है, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि फिर एक बार एक पॉडकास्ट करें और आगे की जानकारियाँ लें। बट आज के लिए थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो।